नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अपन ने कल पढ़ा था छंद का सामान्य परिचय, छंद के लघु गुरु की पहचान और अनुष्टुप छंद। आज अपन पढ़ेंगे इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, उपजाति और शालिनी। ये चार छंदों के बारे में अपन आज डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये सारा एक बार समझाने के लिए जल्दी क्लास हो इसलिए ये लिखा है। और इसमें कैसे मात्राएं आएंगी, कल एक दो बच्चे की समस्या आई थी कि सर मात्राएं कितनी होती हैं, लघु और गुरु कितनी माने जाती हैं। तो लौकिक जो संस्कृत होती है उसमें ह्रस्व और दीर्घ दो ही मानी गई है, जबकि जो वैदिक संस्कृत है उसमें 3 मात्रा मानी गई है, लघु, गुरु और क्लुत। उसके बाद में दूसरा प्रश्न था, किसी ने पूछा था कि सर ऊपर अगर आधा वर्ण आता है तो क्या क्या आ जाएगा, लघु होगा गुरु होगा। तो उसके लिए लघु गुरु के लिए 5 बताए थे, 5 नियम बताए थे मैंने आपको कि 5 कंडीशन होती हैं, उसके अंदर गुरु हो जाता है। पहला था कि सानुस्वार है, अनुस्वार यदि किसी के अंत में हो तो दीर्घ हो जाता है। सानुस्वार है, दीर्घश्च है, अपने आप में दीर्घ हो तो भी क्या, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा अनुस्वार, ये के ऊपर यहाँ पर अनुस्वार है, ममायम यहाँ पर अनुस्वार है, तो ये है, ये लघु होते भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। सानुस्वार है, दीर्घश्च है, अपने आप में कोई दीर्घ है, जैसे जातो ममायम, यहाँ पर जातो, ये दोनों दीर्घ है अपने आप में, तो दीर्घ हो जाएगा। सानुस्वार है, दीर्घश्च, विसर्गिश्च गुरु भवेत, विसर्ग आएगा तो भी गुरु हो जाएगा। जैसे द के आगे विसद है, द के आगे विसर्ग है, तो ये द लघु होते भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। सानुस्वार दीर्घश्च विसर्गिश्च गुरु भवेत, वर्ण संयोग पूर्व है, यानी वर्णों का संयुक्त वर्ण है तो उससे पहले वाला जो वर्ण है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। संयुक्त वर्ण में जैसे बंधु लिखते हैं अपन, ब आधा न और धू, तो ये जो ब लघु है लेकिन ये फिर भी क्या माना गया है, ये दीर्घ माना गया है। आधा वर्ण जहां भी होगा उससे पहले वाला वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा। समझ में आ गई। अगर ऊपर रह है, कई बार ऊपर जैसे प्रत्यय पिता न्यासी अंतरात्मा, यहाँ पर रह ऊपर है तो आधा रह है, ये पीछे वाले को करेगा दीर्घ, ये को दीर्घ कर दिया इसने। देखिए ये लघु है लेकिन लघु होते भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो रहा है। उसके बाद में सानुस्वार दीर्घश्च विसर्गिश्च गुरु भवेत, वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पदांत को भी, पदांत यानी पद, पाद 4 चरण होते हैं। एक श्लोक जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं। देखिए इसमें 4 चरण है, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और 4 चरण। अब चारों चरणों में पाद के अंत के अंदर ये पादांत है, एव। अब देखो ए और व, अब ये लघु है लेकिन लघु होते भी क्या माना जाएगा, दीर्घ मान लिया गया है। यानी पाद के अंत में अगर कोई वर्ण लघु है और उसको दीर्घ मानना है तो दीर्घ माना जाएगा वो। यहाँ पर ये दूसरे छंद का उदाहरण है लेकिन इसमें भी एव है, ये लघु है लेकिन फिर भी इसके ऊपर मैंने गुरु की मात्रा लगाई है। दोनों में एस एस लगेगा, दोनों में गुरु गुरु लगेगी। सानुस्वार दीर्घश्च विसर्गिश्च गुरु भवेत, वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपीवा। ये 5 कंडीशन होते हैं जिसमें दीर्घ हो जाता है। एक बात मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट छंद की तैयारी करते हैं वो मात्रा लगानी जरूर सीखें, क्योंकि मात्रा में अगर आपने थोड़ी सी भी गलत कर दिया तो दूसरा छंद चला जाएगा। और आज मैं इसी का उदाहरण आपको बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप मात्रा लगानी सीखेंगे, आपका छंद है वो सही होगा, वरना आपको आते हुए भी क्या गलत हो जाएगा। देखिए जैसे संप्रेष्य, इसमें संवाद, संवाद है, दीर्घ आएगी क्योंकि संवाद ये ऊपर आ रहा है लेकिन फिर भी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, संवाद, दीर्घ हो जाएगा। अनुस्वार जो होता है ना, सानुस्वार है, अनुस्वार आएगा तो दीर्घ अपने आप में ही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें आप। पहले ही था सानुस्वार दीर्घश्च विसर्गिश्च गुरु भवेत, वर्ण से पूर्व तथा पादांत गोपी, पाद के अंत में। पाद 4 होते हैं, चारों के
पद न समझे वहां पर पाद है, और पाद यानी श्लोक का जो अंतिम है, ये श्लोक का एक पाद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 चरण कह दो चाहे 4 पाद कह दो, और अंतिम वर्ण को ही माना गया है। अंतिम वर्ण है वो लघु होगा। अगर दीर्घ माना जाए तो दीर्घ भी माना जा सकता है। यहाँ पर अपन इसका विस्तार से अध्ययन और करेंगे, सभी छंदों के ऊपर अपन मात्रा लगाएंगे और इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। अनुष्टुप छंद का लक्षण बताया था कल, उसमें देखिए श्लोके सिस्टम गुरु गेम, 8 अनुष्टुप छंद जो होता है, पिछली बार अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में। अनुष्टुप छंद होता है उसमें कितने होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। एक चरण में 8 वर्ण होते हैं। उसमें श्लोके षष्ठम गुरु गेम, छठा जो वर्ण है चारों चरणों में, श्लोके षष्ठम गुरु गेम, वो गुरु होता है। सर्वत्र लघु पंचम, चारों चरणों में जो 5वां वर्ण है वो क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। उसके बाद में द्विचतुष्पादियों ह्रस्वम, दूसरे और चौथे पाद में, दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्वम सप्तमम, 7वां वर्ण है वो लघु होगा। दीर्घम अन्ययो, पहले और तीसरे में दीर्घ माना जाएगा, और इसमें कोई विशेष नहीं है। 8 वर्ण होते हैं, छठा सब में दीर्घ होता है, 5वां लघु होता है, और दूसरे और चौथे पाद के अंदर जो 7वां वर्ण है वो लघु होता है, शेष में दीर्घ होता है, और बाकी कैसे भी वर्ण आ सकते हैं। ये अनुष्टुप छंद का अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति और शालिनी। कई लोग मानते हैं कि 11 वर्ण के और 3 ही होते हैं, यानी इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा ही मान रखा है लोगों ने, जबकि इंद्र वज्रा भी होता है, उपेंद्र वज्रा भी होता है, उपजाति भी होता है और शालिनी भी होता है, जो अपने आप में मोस्ट हैं। एक एक का अध्ययन करेंगे अपन, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगे इसलिए मैंने आपके लिए जल्दी से इसको लिख करके तैयार कर दिया है। देखिए आप, शादिंद्र वज्रा यदि तव जगह हुए, यानी शादिंद्र वज्रा यदि तव यानी 2 तगड़े। इंद्र वज्रा जो छंद होता है उसमें 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या 11 आएगी। शादिंद्र वज्रा यदि तव, 2 तो तगन आ गए और एक आ गया जगन, और फिर गुरु और गुरु, तगने तगने जगने और गुरु, ये होते हैं। और पाद के अंत में क्या होती है, उसकी यति होती है, यानी अंत में यति होती है, बीच में विराम नहीं आता है। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग, शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग, अर्थो हि कन्या परकीय एव, तामद्य संप्रस्य परिग्रहीतुम्, जातो ममायं विशद प्रकाम, प्रत्यर्पिता न शिव अंतरात्मा। ये इसका उदाहरण दे रखा है। अब देखिए अपन लक्षण में गठित करते हैं, मात्रा लगाते हैं, तब देखिए स्या, आ की मात्रा, दी, ये लघु है लेकिन आगे आधा न आ गया तो क्या मानी गई है, दीर्घ मानी गई है। शादिंद्र, ये द है और द के नीचे र है तो पीछे जाएगी ये मात्रा, यहाँ पर ये लघु है। वज्रा, ये वह है, आगे ज्रा, आधा ज और र और आ की मात्रा है, तो संयुक्त वर्ण आ गया। संयुक्त वर्ण में पीछे वाला दीर्घ होता है, ये वह लघु होते हुए क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ये दी, यहाँ पर लघु है, ये लघु है, और तब ये गुरु आ गया, ये लघु आ गया, ये गुरु आ गया और ये गुरु आ गया, क्योंकि इसके आगे विसर्ग है सामने। अब देखिए इसमें विसर्ग होते हुए भी, इसमें संयुक्त वर्ण होते हुए भी, कहीं पर लघु है ना, वो संयुक्त वर्ण आता है तो पीछे वाला दीर्घ हो जाता है, और विसर्ग आता है तो गुरु हो जाता है। यहाँ पर पहले तगन आ गया, उसके बाद में तगन आ गया, और फिर जगन आ गया, फिर 2 गुरु आ गई, यानी जिसमें 2 तगन 1 जगन 2 गुरु होते हैं, वह कौन सा छंद होता है, इंद्र वज्रा छंद होता है। शादिंद्र वज्रा यदि तव जगह हो गए। उसके बाद में इधर उदाहरण देखते हैं कि अर्थो ही कन्या पर की है, इसमें देखिए अर्थो, इसमें ए है, ए लघु है लेकिन आगे आधा रे है ऊपर, तो ए क्या हो जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। अर्थो, ये दीर्घ है ही, यहाँ पर तगन हो गया। कन्या में आधा न है आगे, संयुक्त वर्ण आगे है, तो कह को क्या माना गया है, दीर्घ माना गया है। कन्या पर की वह,
पर कि ये एव है। एव एव देखो लघु है, ए तो दीर्घ है और वह क्या है लघु है, लेकिन इसमें नियम कौन सा लगेगा पादांत, यानी पाद के अंत में लघु होते भी क्या मान लिया जाएगा दीर्घ मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर वह क्या हो गया दीर्घ हो गया, यानी तगण तगण और जगण, तगण तगण और जगण और दो गुरु हो गई। समझ में आ गई, एक चरण हो गया ये पूरा। उसके बाद में दूसरा है ता मध्य, देखिए ता गुरु है, मैं लघु है, लेकिन आगे दे है अद्य, द और ये है इसमें, तो मैं को क्या हो गया दीर्घ हो गया। ये छोटी छोटी बातें ये छंद में बहुत मायने रखती हैं, इसको याद रखिए आप। मात्रा लगानी बहुत जरूरी है, मात्रा ज्यादा से ज्यादा लगाइए आप, अगर आपकी गलती आती है तो मात्रा में नहीं आनी चाहिए आपकी। संप्रेष्य, यहाँ पर आधा मैं भी आ गया आधा पे भी आ गया, दोनों होके ये स है ये दीर्घ माना गया है। रे संप्रेष्य ये आधा स है, इसके कारण ये भी दीर्घ और एक ही मात्रा भी है, ये दीर्घ माना, ये लघु है। परीग रहितु, अब देखिए री री छोटा है लेकिन आगे ग्रह है, ग्रह के नीचे रह है, तो संयुक्त वर्ण आ गया, तो रे को क्या मान लिया है दीर्घ मान लिया गया है, और ये है ही अपने आप में दीर्घ, यानी दो तगण एक जगण और दो गुरु हो गए। इसी प्रकार से नीचे वाले में भी दो तगण और एक जगण और दो गुरु ये हो गए। ये भी इसी प्रकार से दो तगण और एक जगण और दो गुरु ये हो गए। इस प्रकार से इंद्र वज्रा का है, इंद्र वज्रा छंद में दो तगण होते हैं, एक जगण होता है और अंत में दो गुरु होते हैं। समझ आ गई। अब देखिए दूसरा जो है उपेंद्र वज्रा। अब इसमें अगर देखी जाए अपन परीक्षा में क्या जल्दियों के लिए क्या करते हैं पहले वर्ण गिनते हैं कि कितने वर्ण है। अगर 11 ही वर्ण आ रहे हैं तो उसमें या तो इंद्र वज्रा रहेगा या उपेंद्र वज्रा रहेगा या उपजाति भी हो सकता है और साधनी भी हो सकता है। इनकी मात्रा एक जैसी है लगभग, थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको। देखिए आप सारों का सभी डिटेल से करेंगे तो एक एक को सीख लेंगे अपन। उपेंद्र ये पहला जो था ये इंद्र वज्रा का था, दूसरा है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा ततः गौ, उपेंद्र वज्रा में क्या होता है जगणे तगणे जगणे, गुरु दो गुरु होते हैं। उपेंद्र वज्रा ज त जा जगणे तगणे जगणे, सभी लक्षण जो है उसमें उसके अंदर क्या है वो सारी चीज लिखी रहती है, इसलिए आप लक्षण को याद कीजिए और लक्षण के अनुसार चलिए आप, जिसमें जगणे तगणे जगणे और ततो गौ, यानी उसके बाद में क्या है उसके बाद में दो गुरु, जैसे राम में रामू बनता है ऐसे दो गुरु आ गए, जिसमें जगणे तगणे और जगण। देखिए ऊपर वाले में तगण है बाकी यूं का यूं है, एक मात्रा का ही अंतर है। ये अगर लघु होते और गुरु कर दे तो इंद्र वज्रा हो जाएगा, एक मात्रा का ही फर्क पड़ेगा तो इंद्र वज्रा का उपेंद्र वज्रा हो जाएगा, उपेंद्र वज्रा का इंद्र वज्रा हो जाएगा। इसलिए मात्रा लगानी ध्यान से सीखे, वरना छंद आते आते भी गलत हो जाएगा अगर आपने सही मात्रा नहीं लगाई तो। मात्राओं के जो भी रीड की तैयारी कर रहे हैं वो छंद अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें मात्रा लगानी जरूर सीखें, अगर मात्रा लगानी नहीं आएगी तो नहीं आएगा। जय जगणे तगणे जगणे और अंत में दो गुरु। इसमें देखिए त्वमेव माता त्वमेव, लघु गुरु और लघु, माता गुरु आ रही है लघु आ रही है, पिता लघु और गुरु आ रही है, त्वमेव। अब आगे लास्ट में है वह लघु है लेकिन इसको भी क्या मान लिया गया है दीर्घ मान लिया गया। क्यों माना है पादांत, पादांत लघु होते भी दीर्घ मान लिया गया। कल मैंने बात की थी पादांते, पाद के अंत में लघु है तो उसको दीर्घ मान लिया गया है, ये पादांत है वह लघु है लेकिन दीर्घ मान लिया गया है। इसी प्रकार से जगण तगण जगण गुरु और गुरु, इसी में भी क्या है जगण तगण जगण और गुरु। त्वमेव बंधु, यहाँ पर बंधु है, बंधु बै छोटा है ह्रस्व है लेकिन उसको भी दीर्घ मान लिया गया है। फिर आगे दो छोटा है लेकिन आगे आगे स आ गया है तो इसको दीर्घ मान लिया गया है। सखा त्वमेव है, त्वमेव वह देखो लास्ट पादांत, मैंने कल बताया था आपको, ये श्लोक भी गा के बताया था आपको कि पादांत में लघु होते हुए दीर्घ मान लिया गया है, इसमें भी क्या गया है दीर्घ मान लिया गया है।
वह ह्रस्व है, लेकिन इसके ऊपर देखिए मैंने गुरु की मात्रा लगा रखी है, क्योंकि ये पादांत है। पादांत में अगर लघु है तो भी उसको गुरु मान लिया जाता है। यानी उपेंद्र वज्रा में पहले जगन रहेगा और इंद्र वज्रा में पहले तगन रहेगा। मात्रा 11 ही है, इसमें भी 11 है, वर्ण 11 होते हैं, पाद के अंत में यति होती है, बीच में यति नहीं होती है, विराम यानी रुकना। समझ में आ गई। अब तीसरा नंबर चलते हैं उपजाति, यानी इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा उपजाति छंद है, उसमें दोनों का संयुक्त मिलन होता है। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्र सम्मेलनम उपजाति, जहां पर दोनों छंदों का एक साथ छंद दो हैं और एक ही छंद में प्रयोग किए जाएंगे, वहां पर उपजाति होगा। कैसे होगा कि जैसे 4 चरण हैं तो 2 चरणों में तो इंद्र वज्र आ जाएगा और 2 चरणों में उपेंद्र वज्र आ जाएगा, दोनों का मिक्स हो जाएगा और वो छंद कौन सा हो जाएगा, उपजाति हो जाएगा। इसलिए अगर आप पूरा श्लोक दे रखा है तो मेरी आपको राय है कि आप चारों चरणों के अंदर मात्रा लगा के देखें। अगर वास्तव में उसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों आ रही हैं तो उपजाति छंद कीजिए। अगर चारों चरणों में इंद्र वज्रा की आ रही है तब इंद्र वज्रा कीजिए, अगर उपेंद्र वज्रा की आ रही है तो उपेंद्र वज्रा कीजिए, अगर संयुक्त आ रही है तो उपजाति कीजिए। ध्यान से देखिए, कभी एक मात्रा लगाई, एक चरण के लगा दी और आपने जल्दियों में कर दिया तो गलती भी हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौ तो ये निधि वगाइये स्थित पृथिव्या इव मानदंड। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, देखिए इसमें एच ह्रस्व है लेकिन दीर्घ हो गया, ये भी लघु है लेकिन दीर्घ हो गया डबल तय के कारण। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ मान लिया गया है, क्यों, आगे आधा स है। दिशि लघु और ये लघु, देवतात्मा ये दीर्घ मान लिया गया। हिमालय नाम नगाधिराज है, नगाधिराज है, ये संयुक्त वर्ण नहीं है, इनमें जो भी है वो लघु या दीर्घ है। पूर्वा परु तो निधि वगाइये, तो निधि वगाइये। अब देखो ये है वह गा, ये यहाँ पर ये लघु था लेकिन इसको क्या मान लिया गया, पादांत के कारण दीर्घ मान लिया गया। ये आप देख रहे हैं ऊपर वाला, समझ में आ गई। स्थित है पृथिव्या इव मानदंड है। अब पैर के नीचे देखो पृथिव्या ये है, लेकिन फिर भी क्या ये लघु ही मानेगी, ये पृथिव्या। अब ये थी छोटी थी लेकिन आगे वह आ गया, इसको दीर्घ मान लिया गया। इस प्रकार से एक में देखिए तगड़ तगण जगण और 2 गुरु, तगण और 2 गुरु। शाद इंद्र वज्रा, ये इंद्र वज्रा का है और ये उपेंद्र वज्रा का, यानी पहला और जो तीसरा चरण है, पहला और तीसरा, इसमें तो आ गया ये 2 चरण हैं, इसमें तो आ गया इंद्र वज्रा, क्या आ गया, इंद्र वज्रा, और ये 2 चरण आ गए, ये आ गए उपेंद्र वज्रा। ये इसलिए छंद कौन सा माना जाएगा, उपजाति माना जाएगा। अब लास्ट में देखते हैं शालिनी। कई लोग मानते हैं कि तीन ही छंद होते हैं, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, लेकिन 11 वर्ण की जो मात्रा आती है उसमें शालिनी को भी माना गया है। शालीन युक्ता मतहुत गौ गोब्धि लोकई, ये इसका लक्षण है। देखिए मगन तगण, पहले मगन तगण फिर तगण और फिर 2 गुरु। अब देखो शालीन युक्ता, गुरु गुरु गुरु, आगे संयुक्त वर्ण है, फिर गुरु फिर लघु गुरु गुरु, आगे संयुक्त वर्ण है और ये लघु फिर लोघई, 2 गुरु आ गए। जिस छंद में मगण तगण होते हैं या और 2 अंत में गुरु होते हैं, वो कौन सा छंद होता है, शालिनी नाम का छंद होता है। यानी शालिनी छंद में 1 मगण 2 तगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। देखिए इधर सब में 2 गुरु आएंगे, 2 गुरु हैं। अब इनमें अंतर यही है कि शालिनी छंद है, इसमें मगन पहले आएगा और किसी में तगन आ रहा है, किसी में जगन आ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको आप ध्यान में रखें। जहां पर पहले मगन आता है वो शालिनी
पहले तगन आता है, वो क्या कौन सा हो जाएगा, इंद्र वज्रा, और पहले जगन आता है वो हो जाएगा उपेंद्र वज्रा, और ये मिक्स आते हैं तो उपजाति हो जाएगा। इसमें देखिए इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है, मत्ता गोष्ठी गर्भ मूड प्रलापा, मैता, ये पर मैं है, ये लघु है लेकिन इसको दीर्घ मान लिया गया है। क्यों मान लिया गया, डबल तय है, आधा तय है इसके, तो ये मैं को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब गोष्ठी गुरु है, ये गुरु आ गया, गर्भ है, देखिए गए ये ह्रस्व है लेकिन आगे ऊपर रह आधा रह है तो इसको पूरा मान लिया गया, दीर्घ मान लिया गया है। मूढ़ है, अब यहाँ पर दीर्घ है, अब मूढ़ है, प्रलापा, अब इसमें संयुक्त वर्ण आ रहा है प्र, तो इसमें ढ को क्या है, दीर्घ मान लिया गया है, प्रलापा। यानी मगण तगण तगण और दो अंत में गुरु है। इसी प्रकार से चारों चरणों में ऐसी मात्रा आ रही है, इसलिए ये कौन सा छंद हो गया, शालिनी छंद हो गया। शालिनी जो छंद है उसमें पहले मगण, फिर दो तगण और फिर दो गुरु होते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें अवधि 4 और लोकई 7। ये प्रश्न बहुत कई बार पूछ लिया जाता है कि अवधि का श्लोक में प्रयुक्त अवधि दे दिया, ये लक्षण दे दिया, शालिनी युक्त्या मतलब गो अवधि लोकई, और फिर कह देंगे अवधि का यहाँ पर क्या तात्पर्य है। तो अवधि को माना गया है 4 और लोकों को माना गया है संख्या में 7 माना गया है। यानी इसकी जो यति है विराम वो 4 और 7 पर होती है। 4 और 7 11 वर्ण होते हैं और 4 और 7 पर इसकी यति होती है। यति कैसे, रुकना। अब जैसे मैं एक बार इसको लय से बोलूंगा, कल मैंने बताया था कि छंद किसको कहते हैं, तो उसमें आया था गत, जिसमें वर्ण, मात्रा, गति, यति, लय को ध्यान में रख के जो पद्य रचना की जाती है। तो अपने वर्ण का पढ़ लिया, मात्रा का पढ़ लिया, अब गति, एक श्लोक को कैसे धारा प्रवाह बोलते हैं उस गति बोलते हैं, और लय, इसमें कुछ हर छंद की कुछ न कुछ लय होती है। मैं आज अभी आपको थोड़ा से इसलिए थोड़ा बोल के बता देता हूँ ताकि इसको छंद शास्त्र में इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। शालीन युक्ता मतौ तगौ गोब्धिलोकै, ये इसका लक्षण है। उदाहरण देखिए, मत्ता गोष्ठी गर्भ मूढ़ प्रलापा, प्रौढ़ा गाढ़ा लिंगिता यौवनेन, मध्वाताम्र स्वेद मिलत कपोला, लोला लीला शालिनी कस्य निष्ठा। ये इसका लय के साथ में इसका उच्चारण किया गया है। शायद आपकी समझ में आ गया होगा। सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसमें, ये आता सभी को है कि इसमें 11 मात्राएं होती हैं, पहले जगन तगन ये आता है, ये वो आता है, सब ये तो नियम है। लक्षण को सीखिए आप और उसके बाद में आप इसकी मात्रा लगानी सीखिए ताकि आपका परीक्षा में गलत नहीं हो। शायद मेरे हिसाब से आपके पूरा समझ में आ गया होगा। आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लिख करके इसको लिख करके याद करने की, मात्रा लगानी ज़्यादा सीखिए ताकि आपकी अशुद्ध न आए। और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।